ऑलराइट क्लास, लेट्स कंटिन्यू। लास्ट क्लास में ग्रुप 15 खत्म किया था। अब हम ग्रुप 16 की बात करेंगे, और ग्रुप 16 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि ग्रुप 16 में क्या आता है। तो ग्रुप 16 को हम ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हैं। इसमें 5 एलिमेंट जो आते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये 5 एलिमेंट आते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। और आप वैसे भी ध्यान रखेंगे कि हर एक ग्रुप को कोई ना कोई और नाम भी दिया जाता है। जैसे अगर आपको याद हो तो जो ग्रुप 1 है हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसको हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप 2 को अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ऐसे ही जो ग्रुप 16 है इनको हम बोलते हैं चाल्कोजेंस। ठीक है, हालांकि ये जो मेन नाम है चाल्कोजेंस का, ये ग्रीक लैंग्वेज से आता है। और ये मोस्टली इन दो एलिमेंट की वजह से यहाँ पड़ा है, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन जो होते हैं वो ब्रास कॉपर इनके साथ बहुत आराम से रिएक्ट कर लेते हैं और कॉन्ग्रेजेस बना देते हैं, तो उसकी वजह से चाल्कोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये 5 एलिमेंट हैं इनकी सिंपल सी क्लासिफिकेशन है कि कौन क्या होता है। बट बिफोर वी गो वी विल टॉक अबाउट देयर अकरेंस, कि कौन कहाँ कैसे एग्जिस्ट करता है। तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, लास्ट ग्रुप 15 में पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑन अर्थ। ठीक है, और मैंने लास्ट क्लास में समझाया भी था कि अबंडेंस का मतलब क्या है। अबंडेंस का मतलब ये है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा यही होता है। ठीक है, अगर हम एक्यूरेसी पे जाएं तो लगभग लगभग 40% जो होता है, 46% टेक्निकली, 46.6% जो है हमारा पूरा जो अर्थ का मास है वो ऑक्सीजन है। और ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है पहली बार, क्योंकि हम सुनते हैं कि और है हमारे पास बहुत सारे अमाउंट अर्थ क्रस्ट में। बट अगर आप नोटिस करोगे ज़्यादातर जो और होती है ना, वो कंबाइन होती है, फ्री नहीं होती हैं। तो या तो वो क्लोराइड होगा या तो वो कार्बोनेट होगा। लेकिन दो सबसे ज़्यादा जो कॉमन और होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको 1 मिनट दूं और आपको सोचने के लिए टाइम दूं कि बताइए आयरन की सबसे कॉमन ओर क्या होती है, तो आप बोलेंगे आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ऐसे ही अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो बॉक्साइड या एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे Al3O4, सॉरी Al2O3.XH2O। ठीक है, ये दोनों एल्यूमिनियम और आयरन की ओर है। एल्यूमिना और एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एंड फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल। ठीक है, वाइल आयरन इज फोर्थ मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड सेकंड मोस्ट अबंडेंट, सॉरी फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट और सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है। सबसे बड़ा एल्यूमिनियम होता है, फिर आयरन आता है। इनकी सबसे कॉमन फॉर्म क्या देख रहे हो आप, ऑक्सीजन। तो इसलिए ऑक्सीजन जो होता है बहुत बड़े अमाउंट में होता है। ऑन दी अदर हैंड बढ़िया अमाउंट में सल्फर भी एग्जिस्ट करता है, बिकॉज सल्फर की बहुत सारी और होती है। शायद आपने कभी पायराइट वर्ड सुना होगा। जब भी कोई और के साथ सल्फर इन्वॉल्व होता है उसके लास्ट में पायराइट लगा देते हैं, जिंक पायराइट, कॉपर पायराइट। ठीक है, तो सल्फर के लाया जाता है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो ना के बराबर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत कम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बट ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 46.6%, 20.94%, जिसको हम रफली 21% ऑफ एयर बोल देते हैं, है ना। सबसे ज्यादा हमारे पास नाइट्रोजन है एयर में, फिर ऑक्सीजन है। तो इन एलिमेंट का अच्छा खासा जो है वो अबंडेंस है। उसके बाद ये सेलेरियम टेलेनियम जो है वो मेटलॉइड होते हैं। और जो पोलोनियम होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, और क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है, तो अगर आपको याद हो तो ग्रुप 15 का जो आखिरी एलिमेंट है वो बिस्मथ है। अगर हम इसको थोड़ा स्ट्रेच करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बिस्मथ आता है। बिस्मथ के बाद पोलोनियम आता है। बिस्मथ आता है 83 पे, ध्यान सुनिएगा ये बात। बिस्मथ आता है 83 पे और पोलोनियम आता है 84 पे। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। बिस्मथ जो है वो एक स्टेबल नॉर्मल एलिमेंट है। पोलोनियम जो है वो फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है पीरियोडिक टेबल में शुरू होता है वो 84 से शुरू होता है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है पोलोनियम, जो मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था। और ये जो नाम है इसका, वो पोलैंड कंट्री जो है, क्योंकि मैरी क्यूरी यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम पोलैंड, तो वहां से नाम आता है, पोलैंड बिकेम पोलोनियम। तो ये पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, नाउ काफी सारे जो ट्रेंड है वो सेम है जैसे आपने पहले पढ़े थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो हमने लास्ट क्लास में इसलिए बहुत टाइम दिया था बेसिक्स को, कि आप ये समझो कि जब भी आप कोई ग्रुप फॉर्म करते हो, जब भी आप कोई पीरियड फॉर्म करते हो, तो उनमें क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ता है।
तो जब भी आप पीरियोडिक टेबल में कोई क्राइटेरिया फिक्स करने की बात करोगे तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP4, यानी कि हर वो एलिमेंट जो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेयर करता है विल अल्टीमेटली बिकम द मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p4। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p4। अगर सल्फर की 3p4 ना होकर 3p5 होती, 3p3 होती, तो वो ग्रुप 16 मेंबर नहीं बन पाता। देन कम सेलेनियम, हमने लास्ट क्लास में बात किया था, सिर्फ एक चीज का फर्क आएगा और वो है पीरियड का। सेलेनियम, टेलीरियम, टेलीरियम हो जाता है 5s2 5p4। और फिर आता है पोलोनियम, पोलोनियम विल बिकम 6s2 6p4। ये एलिमेंट है, ठीक है। तो ये तो कॉमन चीज है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होना बहुत जरूरी है। बाकी जो ट्रेंड है वो सब सेम ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइज की बात करोगे तो एटॉमिक साइज की अगर आप बात करोगे तो डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप शेल इंक्रीज कर रहे हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डाउन द ग्रुप आयोनेशन थेरेपी इंक्रीज, वाई? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल। हम एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं इस चीज को बहुत आराम से, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन में 2s2 2p4 है। इसका मतलब ये है कि 2s2 2p4 का मतलब ये है कि इसके पास दो शेल हैं, के है और एल है। जबकि सल्फर के पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2 3p4। तो उसके पास तीन शेल होंगे, थ्री का मतलब थ्री शेल, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा के, यहाँ आ जाएगा एल, यहाँ आ जाएगा एम। पोलोनियम पे अगर हम डायरेक्ट जंप करें तो पोलोनियम के पास 6 लिखा हुआ है, तो इसके पास टोटल 6 ऑर्बिटल होंगे, या सॉरी 6 शेल होंगे। के होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा, ओ होगा और फिर पी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस, क्योंकि हर बार आप देख रहे हो कि इनके नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रहे हैं, जब सॉरी नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ सबशेल भी बढ़ेंगे और नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेंगे, और इसलिए का साइज इंक्रीज करता रहता है। अब जब साइज इंक्रीज करता है तो क्या, किन चीजों में इंपैक्ट पड़ता है? सोचिए, एक बार के लिए सोचिए, अगर साइज बढ़ेगा तो किस किस चीज पे इंपैक्ट पड़ेगा। मैं लास्ट क्लास में बताया था, इसके बारे में बात किया था इसके बारे में। जब भी आप साइज बढ़ाएंगे दो चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा। पहला, उसका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर बढ़ जाएगी। तो इसके अंडर टेक्स्ट में मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो और क्या होगा, तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम? क्योंकि साइज जितना बड़ा होगा, ये एक एटम है, ठीक है, यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन है। अब साइज बड़ा करते रहो उसका। आप साइज जितना बड़ा करते रहोगे, जो न्यूक्लियस से दूरी है उतनी बढ़ती रहेगी, और न्यूक्लियस दूरी जितनी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए उतना इजी जॉब हो जाएगा, है ना। क्योंकि भाई न्यूक्लियस का फोर्स कम है, और जितना न्यूक्लियस का फोर्स कम होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा। अब स्कूल असेंबली में जाते हैं, ठीक है, ये असेंबली हो रही है, यहाँ पूरी रोज खड़ी है, जहाँ पे जो बच्चा सबसे आगे खड़ा होता है टीचर के सामने, उनको सारी प्रेयर सही याद करनी पड़ती है क्योंकि टीचर को लगातार देख रहे हैं। लेकिन जो बच्चे लास्ट रोज में खड़े होते हैं वो अक्सर प्रेयर से बच जाते हैं, क्योंकि वहां तक आमतौर पर अप्रोच नहीं पहुंचती है, वहां तक आप पर सुपरविजन कम होता है, तो आप बात कर सकते हो। वैसे ही जब साइज बढ़ता है, जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। और इलेक्ट्रॉन निकालना कितना आसान है, इस बात से हम समझ सकते हैं कि उनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी कितनी कम है। जितनी कम इंथैल्पी उतना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि कितना आसान होता है। अगर आपको ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको देना पड़ेगा 1314 किलो जूल पर मोल एनर्जी, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। लेकिन अगर आपको सेलेनियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, जो कि ऑक्सीजन के एक बाद आता है, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा सेलेनियम, तो आपको आप जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ओरिजिनल वैल्यू से 400 वैल्यू कम होगी, 941 किलो जूल पर मोल। और जब आप पोलोनियम पे आ जाओगे, हालांकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नाउ यू हैव टू गिव ओनली 813 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप साइज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमें समझ में आ गया कि अगर हम साइज बढ़ाएंगे, या समराइज कर लेते हैं, अगर हम साइज बढ़ाएंगे तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है।
तो अगर एटॉमिक से साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या क्या होगा? पहली चीज, उसका जो मेटालिक करेक्टर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, मेटालिक करेक्टर बढ़ जाएगा। तो और क्या होगा? आयोनाइजेशन थेरेपी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए थी, जो करेंसी चाहिए थी, जो पावर चाहिए थी, वो कम हो जाएगी। तो आयोनाइजेशन थेरेपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब अगर किसी के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप यही बोल सकते हो कि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइज से कैसे लेना देना होगा, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक आपके पास दो एटम्स हैं, एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है। हमने लास्ट क्लास में ठीक ठाक बात किया था इसके बारे में, कैसे साइज के लिए न्यूक्लियस और शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसके पास कुछ तीन चार इलेक्ट्रॉन हम बनाए थे रैंडम समझने के लिए, और इसके पास भी हम तीन चार इलेक्ट्रॉन बनाए थे। अब ये जो साइज है ना, ये इफेक्टिवली अल्टीमेटली इस बात की वजह से डिसाइड होता है कि जो आपका ये न्यूक्लियस है, ये कितना पावरफुली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा है। अभी जितना पावरफुली इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगी। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है ना, कि अगर आपका न्यूक्लियस बढ़िया फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन उससे क्लोज आएगा, और अगर फोर्स कम लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा। जहां साइज बड़ा होता है वहां पे न्यूक्लियर चार्ज कमजोर होता है, जहां पे साइज छोटा होता है वहां पे न्यूक्लियस पावरफुल होता है। ये वो वाली बात है कि क्लासरूम है, ठीक है, उसमें एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, तो उस क्लास में बच्चे बाहर बोलेंगे नहीं कुछ भी क्योंकि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन जो बच्चे आसपास से गुजर रहे हैं ना कॉरिडोर से, वो भी शांत रहेंगे क्योंकि उन्हें डर लगेगा कि टीचर अंदर बहुत स्ट्रिक्ट है। तो जिस एलिमेंट का न्यूक्लियस बहुत पावरफुल होता है, वो आमतौर पर बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। इसीलिए भी जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रे, ऑन द ऑपोजिट साइड, जो एलिमेंट है जिसके पास न्यूक्लियस जो है वो बहुत पावरफुल नहीं है, वो अपने ही इलेक्ट्रॉन नहीं बचा पा रहा, तो बाहर इलेक्ट्रॉन क्या खींचेगा? तो इसीलिए इसका साइज बड़ा होता है, वो मेटल होते हैं, छोटा साइज वाले नॉन मेटल होते हैं। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है। इसमें कुछ खास एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। वही सेम लॉजिक में चलता रहता है। अब अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, तो हमारे पास जो तीन एलिमेंट, हमारे पास जो पांच एलिमेंट्स हैं, उनमें से जो स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये तो भाई नॉन मेटल होते हैं। हालांकि ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, और सल्फर रूम टेम्परेचर पे आमतौर पर सॉलिड होता है। ठीक है। और उसके बाद अगर जाएंगे आप तो आपको मिलेगा सेलेनियम, टेलीरियम, ये दोनों होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है। और मेटलॉइड्स का मतलब क्या है, कि इनके पास नॉन मेटेलिक और मेटेलिक प्रॉपर्टीज होंगी। और जो लास्ट एलिमेंट है पोलोनियम, वो मैंने आपको बताया कि वो एक मेटल है, बट उसके बारे में और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि उसका न्यूक्लियर न्यूक्लियर डीके होता है और ब्रेक हो जाता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसका न्यूक्लियर डीके होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये नॉन मेटल है दोनों, ऑक्सीजन और सल्फर, तो हमें पता है कि जो मेटल होते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, कोई भी एग्जांपल ले लो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि जो मेटल्स हैं, ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं, एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बनाते, कंपाउंड नहीं बनाते फ्री स्टेट में। ठीक है। जबकि हमें पता है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो N2, P4, ऐसे कॉम्बिनेशन में होते हैं, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, पॉलीएटॉमिक होते हैं। तो जो ऑक्सीजन है हमारे पास, वो एग्जिस्ट करता है एज O2 एंड सम टाइम एज O3। पर याद रखेंगे O3 यानी कि ओजोन तभी एग्जिस्ट करेगा जब यूवी लाइट होगी। अगर यूवी लाइट नहीं होगी तो ओजोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए ओजोन हमारे एटमोस्फेयर में नहीं है, हमारे एटमोस्फेयर से ऊपर है। ठीक है। सल्फर जो है वो एग्जिस्ट करता है मल्टीपल फॉर्म में, लेकिन जो सबसे कॉमन फॉर्म है सल्फर की, वो S8 होती है, यानी कि 8 सल्फर के एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। 8 सल्फर के मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट।
आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं ये रिएक्ट कैसे करते हैं, व्हाट आर देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो हमने ऑक्सीजन स्टेट के बारे में काफी बात किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। ऑक्सीजन स्टेट जो होता है पांच ग्रुप, पांच एलिमेंट्स का ग्रुप है, इनके कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या क्या होते हैं। ये -2 दिखा सकते हैं। -2 सबसे बढ़िया दिखाता है ऑक्सीजन, क्योंकि नॉन मेटल है, रिएक्टिव है। और सल्फर, एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो CO2, H2O, कुछ भी लिख सकते हो आप, SO2 भी लिख सकते हो इवन। सल्फर का एग्जाम्पल लेंगे तो H2S इज द मोस्ट कॉमन वन। हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसको, ये गैस होती है जिसकी रॉटन एक जैसी स्मेल होती है, आपने 12th क्लास के लैब में किया होगा, ठीक है। तो +-2 ये दिखा सकते हैं। उसके बाद दे कैन ऑल्सो शो +2, +4 एंड +6। हालांकि +2 और +6 कॉमन स्टेट होती है, ठीक है। +2 तो दिखा सकते हैं एलिमेंट, +6 भी दिखा सकते हैं। +6 कौन सा एलिमेंट नहीं दिखाएगा, तो +6 जो है वो पोलोनियम नहीं दिखा पाता जल्दी। क्यों नहीं दिखा पाता, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो स्टेबल नहीं हो पाता, और वो 4 बॉन्ड बनाता है ना कि 6 बॉन्ड बनाता है। लेकिन 6 बॉन्ड बनाने वाले भी एलिमेंट कम नहीं है। ऑक्सीजन नहीं बना सकता, सेलेनियम नहीं बना सकता, ऑक्सीजन और सॉरी पोलोनियम नहीं बना सकता। सल्फर बहुत स्टेबल बनाता है 6 बॉन्ड। कोई एग्जांपल दिमाग में आ रहा है किसी के कि 6 बॉन्ड कैसे बन सकता है सल्फर के साथ। देखो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड H2SO4। और हम याद रखेंगे H2SO4 इस टॉपिक में, इस ग्रुप में इंपॉर्टेंट है। और H2SO4 का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं किंग ऑफ ऑल केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। तो H2SO4 एक एग्जांपल है इसका, जहाँ पे ये माइनस और जहाँ पे ये +6 भी दिखा सकता है, तो ये वेरिएशन ऑक्सीजन स्टेट होता है, ठीक है। लेकिन वो बात नहीं भूलेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कि जैसे जैसे आप ऑक्सीजन स्टेट बढ़ाओगे, कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 6 बॉन्ड लूज करना एक नॉन मेटल के लिए बहुत बढ़िया बात नहीं है। अब एग्जांपल लो ना, आपके पास अगर लंच बॉक्स है और उसमें 3 रोटियां हैं या 3 सैंडविचेस हैं, तो आप किसी को एक दे सकते हो, मैक्सिमम 2 दे दोगे, तीनों देना तो प्रैक्टिकल नहीं है। उस केस में आप क्या करोगे, आप कहोगे शेयर कर लेते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन, वो भी एक नॉन मेटल के लूज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, तो वो नहीं करता है, तो वो शेयरिंग में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे, और एनसीईआरटी पढ़नी है आपको इस चैप्टर की, आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कर लो, पी ब्लॉक का पुराना मिल जाएगा बहुत आराम से, और एटलीस्ट उसको लाइट रीड दे दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि हमारे पास जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है, हमारे पास जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है, सॉरी ग्रुप नहीं, पीरियड 2 के जो एलिमेंट है, वो बाकी एलिमेंट से, बाकी ग्रुप से, बाकी पीरियड से अलग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं हर एक चीज में। आपके पास 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है, ठीक है। 1 को आप काउंट ही मत कीजिए, 2 ही एलिमेंट आते हैं इसमें, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके बाद जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है ना, उसकी प्रॉपर्टीज रिमेनिंग बाकी सबसे, बाकी जो 5 ग्रुप बच गए हैं, बाकी 5 पीरियड जो बच गए हैं उनसे अलग होती है। अलग का मतलब ये है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो ग्रुप 2 दिखाता है, 3 नहीं दिखाता, 4 नहीं दिखाता, 5 नहीं दिखाता, 6 7 को नहीं दिखाता। ऐसे ही 4 में और 5 में इतना बड़ा गैप नहीं आता साइज का, बाकी प्रॉपर्टी का, लेकिन 2 और बाकियों में आ जाता है। तो इसलिए हर एक पीरियड में हम एक एलिमेंट को एनामोलस पढ़ते हैं कि भाई ये बाकी ग्रुप से कुछ ज्यादा अलग है, और उनमें बहुत सेम चीजें हैं। और उनका सबका जो क्रक्स है, सबसे सबसे ज्यादा कोर पॉइंट है, वो है साइज। ऑक्सीजन का साइज जो होता है वो एक्सेप्शनली स्मॉल होता है। ये एक्सेप्शनल स्मॉल साइज होता है इसका, ठीक है। और क्योंकि साइज छोटा होता है तो इससे बाकी प्रॉपर्टी भी इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि वो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो आप बोल सकते हो कि इट्स सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, अगर आपको याद है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। एक तो ये 2 बॉन्ड से फायदा क्या होता है कि बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है। और ये बॉन्ड बनता कैसे है, तो ये बॉन्ड वैसे ही बनता है जैसे नाइट्रोजन में बन रहा था। कार्बन अपना p ऑर्बिटल ऑफर करेगा, ऑक्सीजन अपना p ऑर्बिटल ऑफर करेगा, दोनों के बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा यानी कि सिंगल और एक पाई यानी कि डबल। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड बन रहा है, वो
पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है, जिसको हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि ये एक पी पाई बॉन्ड है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एबिलिटी एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। ठीक है। अब इसके पास पी पाई बनाने की का ऑप्शन है, लेकिन डी पाई बनाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो ज्यादातर चीजें रिपीट हो रही हैं और रिपीट होंगी, लगभग सारे पीरियड में सेम चीज रिपीट होती है। एब्सेंस ऑफ डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल बोल सकते हो आप, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है। तो जब एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, तो जो बाकी के मेंबर है, सल्फर है, सेलेनियम है, वो क्या कर रहे हैं? सल्फर क्या कर सकता है? सल्फर डबल बॉन्ड जब बनाएगा तो वो कुछ भी हो सकता है, डी पाई पी पाई। लेकिन ऑक्सीजन ये दोनों फॉर्म ही नहीं कर सकता। अगेन क्यों नहीं कर सकता? कि भाई ऑक्सीजन के पास जो है वो ऑर्बिटल ही नहीं होता, डी ऑर्बिटल। जब डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो बॉन्ड बनाएगा कैसे? ठीक है। ये आप प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। और आप एक चीज कॉमनली याद रखेंगे, सिर्फ डी ब्लॉक के लिए या ग्रुप 16 के लिए नहीं, सबके लिए याद रखेंगे कि ऑक्सीजन एक बहुत ही बुली एलिमेंट होता है, और वो बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेता है। तो ऑक्सीजन जो है वो उन एलिमेंट से ही बॉन्ड बनाता है जिन्हें बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है या मन नहीं है। ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल्स, उन सबसे वो बॉन्ड बना लेता है। ठीक है। नाउ ऑक्सीजन के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल रिएक्शन दिखाते हैं, और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? वो बना सकते हैं हाइड्राइड, वो बना सकते हैं ऑक्साइड। तो हम हाइड्राइड का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्राइड में क्या क्या बना सकते हैं? दे कैन फॉर्म H2O, दे कैन फॉर्म H2S, H2Se, H2Te और H2PO। H2PO से पहले हम इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो इन सबके केमिकल फॉर्मूला सेम है, हमेशा ऐसे ही होगा, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ सेम ग्रुप। तो इनकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम होनी भी चाहिए। अगर ये सेम केमिकल फॉर्मूला अगर ये सेम केमिकल फॉर्मूला दिखा रहे हैं, तो तभी वो ग्रुप का कंसिडर किया जाएगा ना। आप एक क्लासरूम में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, तो आप सब ग्रुप कहलाते हो। आपकी एज सिमिलर है, सब्जेक्ट सिमिलर है, सिलेबस सिमिलर है, तो इसलिए तो आप एक ग्रुप कहलाते हो। तो वैसे ही इनका केमिकल कंपाउंड भी सिमिलर होगा। अब इसमें हम कैसे पढ़ेंगे? देखो हम इन्हें कैसे पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो वाटर जो होता है वो ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है। इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? कि अगर आप उसे H2SO4 से रिएक्ट कराओगे, जो कि एक एसिड होता है, तो वाटर विल बिहेव एज अ बेस। ठीक है। लेकिन अगर आप इसे अमोनिया से रिएक्ट कराओगे, जो कि होता है एक बेस, तो वाटर विल एक्ट एज अ एसिड। तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड क्या है। वो एम्फोटेरिक नेचर है, क्योंकि वो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो वो एम्फोटेरिक होता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, तो जो एसिडिटी है वो इंक्रीज करती है। सवाल ये आता है कि एसिडिटी इंक्रीज करते क्यों है? कि जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो जो बॉन्ड है वो बड़ा होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे जो बॉन्ड है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का, वो स्ट्रांग होता है, ऑक्सीजन साइज छोटा होता है। जैसे जैसे आप इनका एटॉमिक साइज बढ़ाओगे, जो बॉन्ड है वो वीकर 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 होता जाएगा। बॉन्ड जितना वीक होगा, हाइड्रोजन तोड़ना उतना आसान होगा। तो अगर आपके पास H2O है, तो वहां से एक हाइड्रोजन हटाना हटाना उतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास H2Te है, तो वहां पे हाइड्रोजन हटाना रिलेटिवली बहुत आसान है, क्योंकि हाइड्रोजन टी में हाइड्रोजन हाइड्राइड टेलेरियम हाइड्राइड में रिलेटिवली बॉन्ड वीकर होगा, तो तोड़ना आसान होगा, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है। ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी की बात करोगे, तो रिलेटिवली सारे कंपाउंड स्टेबल होते हैं। और स्टेबिलिटी पता करने का एक तरीका और भी होता है हमारे पास। ये तो रिएक्टिविटी हो गई, एक और तरीका होता है, और उसे हम बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? कि आपने कंपाउंड लिया, उसको हीट दिया, उसका टेम्परेचर राइज दिया, कि सोल्यूशन में वो है, और वो सोल्यूशन जो है वो किसी हीट के एक्सपोजर में आ रहा है, तो उसमें क्या होता है? उसमें आमतौर पर उनमें बॉन्ड का ब्रेक होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो H2O जो होता है वो गर्म करने पे जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी कम होती रहेगी। मतलब अगर आप नीचे वाले कंपाउंड को हीट दोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, बस इतनी सी बात है। आसान शब्दों में यही मतलब है इसका,
कि अगर आप इन्हें बॉन्ड दोगे, अगर आप इन्हें एनर्जी दोगे, तो ये बहुत आराम से बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो समझेंगे हम। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे कि H2O इज लेस एसिडिक देन H2TE, स्टेटमेंट है, और आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ पा रहे हैं, और अगर आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन दिखते हैं, तो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी बात को हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, सी यू नेक्स्ट क्लास।